ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन के 6 एविडेंसेस हमने पढ़े थे, जिसका फर्स्ट एविडेंस था मॉर्फोलॉजिकल, जिसमें हम आउटर स्ट्रक्चर की बातें करते थे। और आउटर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, पोजीशन ऑफ आईज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिना। ये एनिमल्स में था। और प्लांट्स में लीफ पेटियोल, लीफ वेनेशन एंड लीफ शेप, ये सिमिलर था प्लांट्स में और वो सिमिलर था एनिमल्स में, जिससे ये पता चला कि सारे एनिमल्स के ओरिजिन एक है और सारे प्लांट्स का ओरिजिन भी कोई एक है। अब ये था मॉर्फोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एनाटॉमिकल। एनाटॉमिकल में हमने ये पढ़ा था कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो दो चीज़ बताया था, एक स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, ये दोनों सेम थे सारे एनिमल्स में, जिससे ये पता चलता है कि सारे एनिमल्स वापस से कॉमन एंसिस्टर से हैं, सेम ओरिजिन से है। ठीक है। उसके बाद तीसरा चीज़ हमने पढ़ा था वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का डेफिनेशन मैंने बताया था कि द ऑर्गन विच आर अंडर डेवलप्ड एंड डीजेनरेटेड आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स। और वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो हमारे इस समय चेंजिंग इन्वायरमेंट में जिसका यूज नहीं होता है। चेंजिंग इन्वायरमेंट में जो यूजलेस हो जाते हैं उसको हम वेस्टिजियल बोलने लगते हैं। और ये यूजलेस ऑर्गन्स डायरेक्ट नहीं जाते, ग्रेजुअली डिसअपियर होते हैं, जिसके लिए कई साल लगते हैं। उसमें कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे। ईयर मसल्स देखा था, विजडम टीथ देखा था, टेल बोन देखा था, अपेंडिक्स देखा था। और इसके बाद जो अगला आता है पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस में हमने फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था, फॉसिल्स क्या होता है। और फॉसिल से हमें ये पता चलता है कि एविडेंस जो होता है इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशन में सीक्वेंस क्या क्या था, किसका एज, जिसका एज सबसे ज़्यादा वो सबसे पहले आया धरती पे, और जिसका एज सबसे कम वो बाद में आया धरती पे। और उससे हमें ये प्रूव होता है कि वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में कौन सबसे पहले आया? इनवर्टिब्रेट। कौन सबसे पहले आया? इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट नहीं सबसे पहले। वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनकी हड्डियां होती हैं, तो सबसे पहले बिन हड्डी वाले आए। सबसे पहले कौन आए? इनवर्टिब्रेट। कौन आया सबसे पहले? इनवर्टिब्रेट्स। फिर उसके बाद कौन आया? याद रहेगा, बैठो। तो इनवर्टिब्रेट्स के बाद वर्टिब्रेट्स आए, इसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ये पता कैसे चला? एज निकाल के। अब इसके बाद जो फिफ्थ वाला इन्वेंशन था, दैट वाज कनेक्टिंग लिंक। और कनेक्टिंग लिंक वो होते जो दो ग्रुप्स को मैच करते हैं, इसको भी और उसको भी। और उसमें हमने एग्जांपल में देखा था डक बिल्ड प्लेटिपस, पेरिपेटस एंड लंगफिश और एनेलिडा, आंथ्रोपोडा, सब पढ़ाया मैंने, और रिवाइज करो पहला। दो ग्रुप को से मैच करता है। अभी वो पूछता तो उसमें भी खड़े रहते आधे लोग। ठीक है। अब उसके बाद जो सिक्स्थ वाला था, लास्ट वन एविडेंस, दैट वाज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, इन विच वी हैव स्टडीड दैट कि एम्ब्रियोलॉजिकल कौन होता है? एम्ब्रियो में, गर्भ में ही देखा गया जो ऑर्गेनिजम्स है, वो अपने अर्ली स्टेजेस में, यानी इनिशियल के स्टेजेस में ही वो सिमिलैरिटीज दिखाता है। और वो भी नॉर्मल सिमिलैरिटीज नहीं, एकदम हूबहू एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज दिखाता है, जो कि समय के साथ साथ क्या होता है? चेंज होते रहता है। ये हमने किस में पढ़ा था? इससे हमें वापस से ये सिद्ध हो गया कि सारे जो ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी एनिमल्स है, वो सब क्या हुए हैं? एक ही ओरिजिन से आए हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे एविडेंसेस हमारा होने के बाद अब हमने इवोल्यूशन, देखो सबसे पहला लेक्चर में पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? हेरिडिटी क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। और वो थ्योरी का नाम क्या था? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का नाम क्या था? किसी ने भी नहीं बताया। वो ग्रेजुअल, क्या नाम था? ग्रेजुअल चेंजेस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये नाम था उस थ्योरी का। यही नहीं आ रहा है किसी को, तो उस वो थ्योरी का नाम था। और फिर उसके बाद हमने एविडेंस पढ़े उसके, इवोल्यूशन के एविडेंस। यानी कि अब तक हमें ये पता चला कि इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है। अब ये इवोल्यूशन हुआ तो हम कैसे चेंज किए, यानी हम कैसे कैसे चेंज हुए। तो हमने अभी बताया कि इवोल्यूशन अब तक सबसे ज़्यादा माने जाने वाला जो थ्योरी है वो कौन सा था? ग्रेजुअल चेंज इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन कुछ और भी साइंटिस्ट थे, कुछ और भी ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, अपना अपना थ्योरी लाया। तो अब हम दो थ्योरी इस चैप्टर में पढ़ने वाले। कितने थ्योरी? द फर्स्ट वन इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये भी इवोल्यूशन के ऊपर थ्योरी है। एंड द सेकंड वन इज लमार्किज्म। क्या है? लमार्किज्म। एक लमार्क नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये थ्योरी बनाया, तो उसका नाम रखा उसने लमार्किज्म। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके। तो दोनों थ्योरी में से सबसे फर्स्ट थ्योरी जो आज हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसका पूरा नाम क्या था? चार्ल्स डार्विन्स। क्या नाम था? ये नाम था उस साइंटिस्ट का,
अब इन्होंने क्या किया, अपना एक थ्योरी लाया जिसका नाम क्या रखा, थियरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या नाम रखा, समझ में आया? थियरी ऑफ, सॉरी, नेचुरल सिलेक्शन। तुम्हारे बुक में, टेक्स्ट बुक में देखो जरा, लाइन मिला क्या, लाइन मिला? ठीक है। अब इन्होंने एक पब्लिश किया बुक, पब्लिश्ड एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम क्या रखा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ, यानी जितनी भी आजकल प्रजातियां हैं वो कैसे ओरिजिन हुई, उनको वो कहाँ से शुरू हुई, उनको बताने वाला इन्होंने एक बुक बनाया जिस बुक का नाम रखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ये बुक है और ये थ्योरी का नाम है, ऐसा उल्टा पल्टा नहीं होना चाहिए। थ्योरी का नाम पूछा तो बुक का नाम बता रहा है, बुक का नाम पूछा तो थ्योरी का नाम बता रहा है। मेक श्योर वो करेक्ट बता रहे हो आप। अब उसके बाद इन्होंने, अब ये क्या है, ये थ्योरी बोलता क्या है, दिस थ्योरी, ये थ्योरी का कंसेप्ट क्या है, तो इसका कंसेप्ट है सर्वाइवल ऑफ द, सर्वाइवल ऑफ द फिट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। क्या है, जो सबसे ज्यादा फिट है उसको वही जीवित रहेगा और वही आगे बढ़ेगा। जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जो फिट नहीं है इस बदलते माहौल में, वो लोग मर जाएंगे और उनकी प्रजाति भी आगे नहीं बढ़ेगी। इसको ही बोला गया नेचर का सिलेक्शन। ये सिलेक्शन नेचर के द्वारा किया जा रहा है, तो इसको इसलिए नाम दे दिया गया थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी अच्छा नहीं लगा तो उसने अपना नाम दे दिया डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। पहले सिर्फ ये था थ्योरी ऑफ, लेकिन ये थ्योरी है किसका, डार्विन का, तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो क्या बोला मैंने अब तक, डार्विन थे जिनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, इन्होंने एक थ्योरी लॉन्च किया जिसका नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और उन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया जिसका नाम रखा ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और इनका कंसेप्ट क्या था उस बुक में कि भैया जो फिट है, फिट भी नहीं, फिटेस्ट, वही लोग सरवाइव करेंगे, बाकी लोग पेरिश हो जाएंगे। पेरिश समझते हो, गायब हो जाएंगे। समझ में आए? अब तुम ही बताओ ना, मान लो अभी 10th स्टैंडर्ड में हो, अब 10th स्टैंडर्ड में तुम लोग ये जो एग्जाम पास होके निकल रहे हो, है ना, तभी ना तुम 11th में एलिजिबल हो। सही बात ना? अगर आप इसमें ही मान लो अगर फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, 11th में एडमिशन ही नहीं। तो आप फिट नहीं बैठे ना, तभी तो। फिट बैठे होते तो 11वीं में एडमिशन मिल जाता, तो आपका आगे का लाइफ और अच्छा होता। लेकिन अगर आप इधर ही अगर मार खा गए तो आपका आगे का पूरा ऑप्शन क्या हो गया, बंद हो गया। फिर आप इधर ही खत्म हो गए, आपका इधर ही, फिर आप आगे पढ़ाई में नहीं बढ़ सकते। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा था कि भैया अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें अपने प्रजाति को और आगे बढ़ाना है, तो मैं तापमान, इस धरती का तापमान पता है ना, पहले धरती का तापमान बहुत ज़्यादा था, अभी धीरे धीरे कम हुआ, अभी फिर से बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मालूम है ना? पहले क्या था, देखो जब डायनासोर वगैरह आए थे सबसे स्टार्टिंग में, तो क्या हुआ ना, उस समय तापमान धीरे धीरे क्या हो गया, बढ़ने लग रहा है। पहले तो धरती ठंडी थी, फिर बढ़ने लग रहा था। और क्या हुआ ना, ये बढ़ते हुए तापमान में डायनासोर्स नहीं रह पा रहे थे, उनको वो तापमान सहन हो रहा था क्या? ठीक वैसे ही जैसे अभी के समय 12 बजे का माहौल हमें नहीं सहन होता, हो भी जाता है, लेकिन हो सकता है आगे आने वाले समय में हमें ये तापमान ना सहन हो। तो वैसे ही डायनासोर के साथ हो रहा था कि उनको तापमान सहन नहीं हो रहा था। इस माहौल में क्या हुआ कि उनके लिए वो फिट हो रहा था क्या, नेचर नहीं हो रहा था। उस नेचर के माहौल में वो लोग फिट नहीं बैठ रहे थे, तो वो सरवाइव कर पाए, तो इसलिए उनकी पूरी प्रजाति क्या हो गई, खत्म हो गई। तब उसके बाद आगे आने वाले जो जीव, हम लोग आए, तो हम लोग इस तापमान में रह सकते हैं। ये तापमान हमारे लिए बहुत अच्छा तापमान है। मालूम है ना रूम टेम्परेचर क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का टेम्परेचर ही 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये तापमान हमारे लिए सूट कर रहा है, सही बात। और क्योंकि हमारे लिए सूट कर रहा है तो हम रह रहे। कल को मान लो धरती ने अपना माहौल बदल दिया, धरती ने अपना तापमान बदल दिया, तो हम भी इसमें रहने लायक नहीं होंगे। और हो भी तो रहा है ना, देखो हम लोग आजकल के बदलते इस माहौल में हम लोग नहीं रह पा रहे, इसलिए तो घरों में एसी लग रहा है, इसलिए घरों में एसी लग रहा है ना, इतनी गर्मी सहन नहीं हो रही है। अब सोचो उनसे अभी की गर्मी नहीं सहन हो रही, तो आगे आने वाले समय में जो गर्मी बढ़ेगी, जो तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ेगा, तो उस समय क्या हालत होगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही धीरे धीरे प्रजाति नष्ट होती जाती है अगर वो नेचर के साथ अपने आप को बैलेंस ना रखे। तो इसीलिए बोला जाता है बदलते पर्यावरण, बदलते माहौल के साथ हमें भी बदलना चाहिए, वरना फिर
वरना वरना फिर हम भी क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नेचर सबसे बड़ा राजा है, वो जिसको सिलेक्ट करेगा वही लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आप नेचर के साथ नहीं हो तो आप विरुद्ध हो, मतलब आप गए। ऐसा ही बोलने वाला कौन है, नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया क्या? तो जो वेल एडेप्टेड है, वेल एडेप्टेड समझ रहे हो, वेल एडेप्टेड मतलब जो उसमें अडेप्ट कर ले अपने आप को, जो उस माहौल में अपने आप को ढाल ले, जो वेल अडेप्ट कर ले किसको, नेचर को। वेल अडेप्टेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, वही क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं। और वही सरवाइव करते हैं और वही रिप्रोड्यूस भी करते हैं। रिप्रोड्यूस मतलब अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देते हैं। अगर मान लो आप वेल एडेप्टेड नहीं हो, आपको ये माहौल अगर जम नहीं रहा है, तो क्या होगा फिर, आप ना सरवाइव कर पाओगे ना ही आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी पीढ़ी सब क्या हो गई, खत्म हो गई। अब इसके बाद जो नेचर है, इस ये जो कंसेप्ट है, ये आपको पूरे पॉइंट वाइज लिखने हैं। ये मैं शॉर्टकट एरो मार मार के बता रहा हूँ आपको, वो भरना है, टेक्स्ट बुक में देख लेना। अब उसके बाद नेचर क्या करता है, नेचर सिलेक्ट्स, नेचर किसको सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करता है, नेचर सिलेक्ट्स ओनली द फिट ऑर्गेनिज्म, ओनली द, समझ में आया? और बाकी लोग क्या हो जाते हैं, अदर्स पेरिश, बाकी लोग क्या हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। ठीक है, बस इतना। ये था क्या, क्या नाम है, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। समझ में आएगा? वन मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछो तो इसके नाम क्या है, इनका पूरा, इनके थ्योरी का नाम क्या है, इनके बुक का नाम क्या है, ठीक है। नेचर हमेशा किसको सिलेक्ट करता है, फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म को या फिर वेल एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, वेल एडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दो चीज, जो वेल एडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं उस बदलती अवस्था में और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। और यही कारण है कि आज हम लोग अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो बहुत बड़ा युद्ध हमने लड़ा है। कैसे, पर्यावरण के साथ। इस पर्यावरण, बदलते पर्यावरण में हम अपने आप को बदलते गए, तब जाके आज हम इस अवस्था में हैं, आज जिंदा। नहीं तो क्या होता, हमारी भी प्रजाति कब की खत्म हो जाती। समझ में आई बात? तो ये हम भी इस, ये जो गेम था ना इन लोग का, नेचर का जो सिलेक्शन वाला गेम था, इस कंपटीशन को हम जीत कर आज यहाँ पर पूरी धरती पे राज कर रहे हैं इंसान। और नेचर हमेशा उसी को सिलेक्ट करता है जो कि फिट है, और बाकी लोग पेरिश हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिख लोगे अच्छे से एग्जाम में, चलो लिख लो इसको। ओके, सो हमने थ्योरी तो देख लिया, अभी उसके ऑब्जेक्शंस क्या है देखो। जब भी कभी थ्योरी आती है ना, तो विरोध में लोग खड़ा भी होते हैं कि अगर ये सच है, अगर ये तुम्हारा थ्योरी सच में, अगर चलो मान लिया ये थ्योरी सही है, ऐसा ही हुआ होगा, मान लिया, तो मुझे बताओ फिर वो कुछ तीन, तुम्हारे टेक्स्ट में देखो तीन ऑब्जेक्शन दिया है लास्ट में, दिख रहा है? पहला ऑब्जेक्शन पढ़ो। हाँ, क्या सिर्फ आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे इवोल्यूशन के मदद से, तो क्या इवोल्यूशन में सिर्फ एक ही फैक्टर था, नेचर, बाकी और कोई नहीं था? मेरी भी तो खुद का, मेरा भी तो खुद का कंट्रीब्यूशन होगा, मेरी भी तो खुद की कुछ आदतें होंगी। मैं बंदर से इंसान बन गया, क्या नेचर का ही कंट्रीब्यूशन था? क्या मैं सीधा होना नहीं चाहता था? क्या मैंने उस पूंछ को यूज करना बंद नहीं किया था तो जाके गायब हो गया? हुआ ना, मेरे भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन थे इवोल्यूशन को लेके। क्या सिर्फ नेचर ही खेल खेल रहा था? ऐसा तो नहीं था। तो इसका मतलब इनका पहला ऑब्जेक्शन ये था कि इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, सिर्फ ये अकेला फैक्टर नहीं है, और भी फैक्टर हो सकते हैं। इस पर चार्ल्स डार्विन बोला तो होगा मालूम नहीं, मैंने अपना दे दिया, मतलब एक ही फैक्टर नहीं हो सकता, ऐसा उन्होंने बोला। सेकेंड, नो क्लियर, क्या दिया, डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूजफुल एंड यूजलेस मॉडल। अभी हमने वेस्टिजियल ऑर्गन्स पढ़ा, जिसमें यूजफुल और यूजलेस के बारे में पढ़ा था। तो मुझे बताओ यूजलेस के बारे में इसने कुछ मेंशन किया? मैंने बोला था ना अभी, वो पूछ विजडम टीथ, ये यूजलेस हो गया तो इसके बारे में कुछ मेंशन, ये भी इवोल्यूशन का तो पार्ट है ना, इसके बारे में कुछ मेंशन किया?
नहीं किया। यानी ये बहुत बेसिक बेसिक है, ऊपर ऊपर से ये बस बता दिया कि हाँ ऐसा हुआ, नेचर ने डिसाइड किया। एक्चुअल में क्या हुआ, इसका क्या रोल है, यूजफुल यूजलेस का कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो दूसरा ऑब्जेक्शन ये था। पहला ऑब्जेक्शन बोलो, नॉट द ओनली फैक्टर, नॉट द ओनली मतलब सिर्फ ये अकेला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये टेक्स्ट बुक से लिखना है, ये मैं अभी के लिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सेकंड ये बोला कि यूजफुल और यूजलेस है ना, यूजफुल और यूजलेस मॉडिफिकेशन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया, ठीक है। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंज एंड हाँ, ये जो स्लो चेंज, जैसे अभी हमने बात किया था इवोल्यूशन और म्यूटेशन है ना, स्लो चेंज और सडन चेंज, ग्रेजुअल चेंज और सडन चेंज, उसके बारे में भी कुछ इन्होंने एक्सप्लेनेशन, स्लो और सडन दो टाइप के चेंज होते हैं ना, इन दोनों चेंज के बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। तो क्या बोलेंगे इनको, ये क्या है, ऊपर ऊपर से बस बेसिक बेसिक बता दिया, अंदर में कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है इनका नहीं। तो ये इनके तीनों ऑब्जेक्शन आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, तो याद रखो। फर्स्ट, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट द ओनली फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवोल्यूशन, ये मैं फुल सेंटेंस में बोल रहा हूँ। सेकेंड, Darwin fails to give explanation about the useful and useless modifications. Third, it fails to explain about the slow and abrupt या slow and sudden changes. तुम्हारे बुक में दिया है लास्ट का 3 लाइन, क्लियर। ये 3 ऑब्जेक्शन और ऊपर के ये पूरा उनके बारे में हो गया। अच्छा, भले से इतने ऑब्जेक्शन है, भले से ये बेसिक ही क्यों ना हो, लेकिन इसको फिर भी इज्जत मिला, इसको फिर भी इसका अहमियत है, तभी तो बुक में दिया, नहीं तो क्यों देता ऐसा। तो भले से इतने ऑब्जेक्शन है, लेकिन ये एक इवोल्यूशनरी चेंज को समझने के लिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है या फिर सबसे अच्छा थ्योरी है, ठीक है। इसको लिख लो पूरा, टेक्स्ट बुक से लिखना ऑब्जेक्शन, ठीक है। अब पहली थ्योरी सबको समझ गया है ना, क्या नाम था, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल। अब जो यहाँ पर सेकेंड थ्योरी आता है, डेट इज लैमार्किज्म। क्या आता है, लैमार्किज्म। ये किसने प्रपोज किया, प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, ठीक है। नाम याद रहेगा, ये नाम था उनका जिन्होंने ये प्रपोज किया था। क्लियर है यहाँ तक। अब अभी हमने देखो बोला था ना, लोगों ने ऑब्जेक्शन किसका उठाया, पहला ऑब्जेक्शन क्या उठाया कि भैया मेरा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ अकेला फैक्टर थोड़ी है, मैं भी तो अपना कुछ खुद का कुछ क्या बोलते हैं, मेरे भी तो खुद के कुछ कर्म होंगे जो मैंने किया होगा तो ऐसा बनाऊंगा, नहीं किया रहूंगा तो ऐसा बनाऊंगा, मेरा भी तो कुछ कंट्रीब्यूशन है भाई यार। तो उस कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए लैमार्किज्म ने अपना ही थ्योरी रख दिया, और इसमें ये बोलता है कि जो ऑर्गेनिजम्स अपने ऑर्गन्स का, जो ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन का उपयोग किए, वो ऑर्गन में डेवलपमेंट हुआ, और जिस ऑर्गन को यूज नहीं किए वो डिजेनरेट हुआ, यानी अंडर डेवलप हुआ, अनडेवलप हो गया। समझ में आई बात क्या बोल रहा हूँ। मान लो मेरे हाथ हैं, मैंने हाथ का उपयोग किया, मेरे हाथ लंबे हो गए, मैंने पैर का उपयोग नहीं किया, मेरे पैर छोटे हो गए, ऐसा ये इनका थ्योरी था। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने बनाया, तो इनको भी मान्यता प्राप्त हुआ है। हाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल वगैरह दिया है अच्छा खासा। तो इनका क्या था, इन्होंने बोला कि जो भैया इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन किसकी वजह से हुआ है, इवोल्यूशन ऑकर्स ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। समझ में आई बात। यानी जो आउटर स्ट्रक्चर अभी हमने बोला था, मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, बाहर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुआ, और ये क्यों हुआ, caused by यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यूज एंड, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ये सबसे मेन और सबसे बड़ा पॉइंट है। ये वर्ड क्या बोलो,
यानी मेरे अंदर अंग जितने भी अंग हैं उस अंगों का अगर मैंने यूज किया तो उसमें चेंजेस हुए, अच्छे चेंजेस हुए, डेवलपमेंट हुआ। और जिसका मैंने डिसयूज किया उसके में डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वो धीरे धीरे गायब होते गया। ऐसा बोलने वाले कौन थे? जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? इतना दो मेन पॉइंट है, ठीक है। अब इनके हिसाब से, अब मैंने यूज और डिसयूज बोला है ना, तो जिसको यूज किया, यूज्ड ऑर्गन क्या बनते गए? धीरे धीरे स्ट्रांग होते गए, स्ट्रॉन्गर। जिसको मैं यूज करते गया वो ऑर्गन क्या होते गए? स्ट्रॉन्गर होते गए। तो इसका उल्टा क्या हो गया? जो अनयूज्ड, डिसयूज्ड थे, अनयूज्ड थे, अनयूज्ड ऑर्गन क्या होते गए? वीक होते गए, या फिर डिसअपियर होते गए। क्या होते गए? क्लियर है? अब देखो, जो ऑर्गन को यूज कर रहा हूँ वो स्ट्रांग हो गए, और जो ऑर्गन को नहीं यूज कर रहा हूँ वो वीक और डिसअपियर हो गए। ये इनका कंसेप्ट था। अब इन्होंने, अब जब लोगों को बताया तो लोगों ने बोला भैया चल ठीक है, तू जो बोल रहा है मैं मान लिया, एग्जाम्पल बताना जरा दो चार। तो एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया? सबसे पहला जिराफ को पकड़ा, सबसे लंबा यही दिख रहा था, जिराफ का लॉन्ग नेक, इसके तो कर लेना सही, मैं थोड़ी पेपर लिखूंगा। जिराफ का लंबी गर्दन, जिराफ का, ये इन्होंने इसका रीजन क्या दिया मालूम है? जिराफ का लंबा गर्दन क्यों हुआ? क्योंकि पहले ये बहुत छोटा था और पेड़ के पत्ते बहुत ऊपर थे, तो ये क्या करता था? उछल उछल के पत्तों को खाने की कोशिश करता था, और ये इतना उछला, इतना उछला कि इसकी अगली पीढ़ी में इसके गर्दन बड़े होते होते आए, और उसकी अगली पीढ़ी में और गर्दन बड़े हुए, अगली पीढ़ी में और गर्दन बड़े हुए, इससे बड़े बड़े होते होते इसके गर्दन बड़ी हो गई, और एक समय बाद अब ये जितना शरीर नहीं उतना बड़ा गर्दन लेके पत्ते खाता है। ये इनका कहना था, मेरा कुछ रोल नहीं। तो ये इन्होंने उसका रीजन बताया। जिराफ क्या करता था? अपने नेक को स्ट्रेच करता था फॉर लीव्स, स्ट्रेचिंग फॉर लीव्स, लीव्स को पाने के लिए, खाने के लिए अपने नेक को क्या करता था? स्ट्रेच करता था, ऐसे स्ट्रेच करना। तो उस चक्कर में क्या हुआ, इसके जो अगले जनरेशन आई तो उसमें उनका जो नेक आया वो बड़ा होते गया। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसके ये भी ऑब्जेक्शन लोगों ने उठाया, बोला ये कहाँ से डीएनए में कैसा चेंज हो जाता है आदतों से, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे विवाद हुआ। देखते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्शन अलग चीज होता है। अभी हमने जो पिछला वाला पढ़ा, क्या पढ़ा? डार्विन्स का, उसमें ऑब्जेक्शन पढ़ा था। ऑब्जेक्शन, हाँ मुझे डाउट है या ऑब्जेक्शन है, इसका तो सीधा क्रिटिसाइज हुआ। तो इसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, क्रिटिसिज्म है। लोगों ने क्रिटिसाइज ही कर लिया, क्या येड़ा बना रहा है ऐसा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन स्मिथ का लॉन्ग सोल्जर, अरे सोल्डर, सोल्जर बोल रहा, शोल्डर मतलब क्या होता है? कंधा। इसके बाजू, बाजू जो है ना इसके बहुत मजबूत हो गए। क्यों? क्योंकि ये बार बार हैमरिंग करता था। हैमरिंग समझता है? मारना। हाँ, उस प्रोसेस में क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा यूज करते गया, और बहुत ज्यादा यूज करते गया, करते गया, करते गया, करते गया, तो क्या हुआ इससे? उसका जो शोल्डर है वो क्या होते गया? स्ट्रांग होते गया। वो बहुत ही ये, हाँ स्ट्रांग हो गया। अब तीसरा इन्होंने बोला है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बर्ड पता है ना? ऑस्ट्रिच एंड एम्यू, ये वो पक्षी हैं जो आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ते हैं, मालूम है ना? ये लोग सबसे ऊंचाई में उड़ते हैं, छोटे मोटे लोग नहीं है ये लोग। तो सॉरी, ये मैं उल्टा बोल दिया क्या? नहीं नहीं, ये लोग नहीं, नहीं नहीं, वीक ड्यू टू नो यूज। ये लोग का विंग्स कमजोर हुआ बिकॉज ये लोग यूज नहीं करते थे। इनके जो विंग्स थे वो विंग्स क्या हो गए? वीक हो गए, वीक ड्यू टू नो यूज। ये यूज ही नहीं करते थे इसलिए क्या हो गया? वीक। ठीक है। अब फोर्थ, फोर्थ एग्जाम्पल उन्होंने दिया है स्वैन और डक का। स्वैन एंड डक का लेग्स, उनके जो पैर हैं, ठीक है, उनके पैर बहुत कम यूज होते हैं, तो उनमें उन्होंने मतलब ज़्यादा यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग को, अगर तुमने देखा होगा पानी पर, ये लोग तैरते हुए रहते हैं, तो इनमें इनका पूरा शरीर ऐसे लगता है स्थिर है, और इनका पैर डबल स्पीड में काम करते रहता है पानी के अंदर, है ना, तैरने के लिए।
तो ये लोग अपने लेग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, तो इनका लेग्स क्या होते गया, स्ट्रांग होते गया। स्ट्रांग ड्यू टू स्विमिंग, हाँ वही यूज, यूज किसमें किया था, स्विमिंग करने टाइम। तो इन्होंने भर भर के भाई इतना एग्जाम्पल दे दिया कि लोग हैरान हो गए। और सबसे मस्त तो ये पांचवा वाला है, स्नेक्स। स्नेक के पास पैर ही नहीं है, लॉस्ट लेग्स, क्यों, ड्यू टू बोरोइंग हैबिट, ड्यू टू, नहीं नहीं, बोरोइंग मतलब मालूम है क्या होता है, बिल बिल, बिल में रहने की आदत पकड़ लिया था, आलसी बन गया था ये, तो इसकी वजह से इसका पैर ही छीन लिया, जा तो अभी पड़े रहा बिल में, चूहों को मारता था और खुद बिल में रहता था। तो चूहे बिल में रहते इसलिए उनको मार के घर, क्या, चूहे, चूहे निकलते थे ना, चूहे तो बिल में बहुत शाम के टाइम ही आते हैं, बाकी दिन घूमते रहते, खाना पीना भी खाना, लेकिन ये निकलता ही नहीं था, इसका कुछ अलग से नहीं। जैसे लमार्के ने दिमाग लगा वही दिमाग से मैं तुझे बता रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। तो देखो क्या क्या एग्जाम्पल बताया, जिराफ का लॉन्ग नेक, क्यों, स्ट्रेचिंग ऑफ लीव। आयरन स्मिथ का शोल्डर स्ट्रांग हुआ ड्यू टू यूज, बहुत ज्यादा यूज किया। हैमरिंग का, ऑस्ट्रिच और एम्यू का विंग्स वीक हो गया ड्यू टू नो यूज। और स्वैन और डक का लेग स्ट्रांग हो गया ड्यू टू स्विमिंग। ये आपको बकायदा एग्जाम्पल लिखना है बुक में आंसर लिखते टाइम। स्नेक का लेग लॉस्ट हो गया, चला गया, क्यों, बिकॉज ऑफ वेरोइंग हैबिट, ये बिल में रहने की आदत था इसका, इसलिए। तो ये सारे उदाहरण इन्होंने बताया, तो कुछ लोगों को सहमत हो गए, भैया क्या बात क्या बात, लेकिन कुछ लोग इसकी बातों पे क्रिटिसाइज कर दिए, क्या कर दिए, क्रिटिसाइज में ऐसे ही बोल देता हूँ, बाकी उन्होंने दिया है क्या पॉइंट वाइज, नहीं दिया है ना, ठीक है, इतना लिख लो। इसके बाद हम लोग इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब लोगों ने कैसे इनके खिलाफ आवाज उठाया कि ये क्या फालतू थ्योरी लाया है, ऐसा। अच्छा, वो लिखने से पहले एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ। लेमार्किज्म किन्होंने प्रपोज किया था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। और ये इनका ये कहना था कि इवोल्यूशन जो ऑकर हुआ है दैट इज ऑकरिंग ड्यू टू, दैट इज ऑकर ड्यू टू मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। और वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किस बेसिस पर हुआ, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अच्छा, डार्विन का क्या था, नेचुरल सिलेक्शन मेन कंसेप्ट था, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका क्या था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो हर एक थ्योरी का ना एक कंसेप्ट होता है, एक मेन वर्ड होता है, वो वर्ड एग्जामिनर ढूंढता है चेक करते टाइम। मान लो लेमार्किज्म आया ना, तो उसको ए वर्ड चाहिए ही चाहिए, आप भले से दुनिया भर की चीजें लिखो, लेकिन यही नहीं लिखा है, मार्क्स पक्का कटेगा, क्योंकि ये सबसे मेन वर्ड है उस थ्योरी का। समझ में आई बात। और अगर डार्विन के बारे में लिखने बोला है तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आना ही चाहिए। समझ में आई बात। तो ये यूज एंड डिसयूज के बारे में बताया था, अगर यूज करोगे तो स्ट्रांग होगा, नहीं यूज करोगे तो वीक होगा या फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, तो लिख लेना एग्जाम्पल। चलो, ओके। सो लेमार्किज्म पढ़ लिया था, अभी उसके क्रिटिसिज्म देखते। क्रिटिसिज्म मतलब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि ये क्या थ्योरी है। हाँ, हालांकि ये सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। वाइडली एक्सेप्टेड समझते हो, डार्विन से भी ज्यादा मान्यता इसको मिला था, किसको, लेमार्किज्म को, ठीक है। तो इट इज वन ऑफ द वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी, ठीक है, वाइडली एक्सेप्टेड। ओके, अब जो दूसरा सबसे क्रिटिसिज्म का मेन पॉइंट है वो क्या है मालूम है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज रिजेक्टेड। इनहेरिटेंस, इन इनहेरिटेंस मतलब एक कैरेक्टर, हाँ, जो वो भी इनहेरिटेंस किसका है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का इनहेरिटेंस नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, रिजेक्ट हुआ। सही बात है ना, एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब जो हमने हासिल किया है। हमने कैसे हासिल किया, मान लो मैं वही जैसे अभी एग्जांपल है, जिम वगैरह में मान लो जा रहे हैं, तो जिम में जाने से क्या होगा, बॉडी बहुत अच्छे से बन जाएगी, मान लो है पूरा बॉडी एकदम तैयार है।
तो ये कौन से कैरेक्टर हो गए? ये मैंने एक्वायर्ड किया ना, ये मैंने एक्वायर किया, मैंने कमाया, ये मैंने क्या किया? मेहनत करके कमाया। तो क्या ऐसा है कि वो कमाया हुआ जो कैरेक्टर है ये सीधा इनहेरिट हो जाए? इनहेरिट मतलब आगे आने वाले जनरेशन में पास, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। तो ये डायरेक्ट रिजेक्ट ही कर दिया मुंह पे ही सीधा, ऐसा कैसा? सीधा रिजेक्ट। तो लेमार्किज्म का सबसे मेन पॉइंट वही था कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसे खारिज किया जाता। अब एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट मॉडिफिकेशन इन इंडिविजुअल आर नॉट पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। वही बात कि मॉडिफिकेशन इन एन इंडिविजुअल, किसी अकेले में, किसी एक इंसान में, मान लो किसी एक इंडिविजुअल में मान लो कुछ मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन समझते हो, कुछ चेंजेस किया, तो क्या वो चेंजेस अगले जनरेशन में भी आएगा? नहीं आ सकता। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस हो सकता है क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का? नहीं हो सकता। हाँ, हमारे खुद के बॉडी के जो कैरेक्टर्स हैं जो कि पहले से ही हैं डीएनए के अंदर, वो इनहेरिट हो सकते हैं, वो कैरेक्टर अलग है। जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो एक इनबिल्ट ऐप होता है और एक इंस्टॉल्ड ऐप होता है। तो क्या मैंने इंस्टॉल किया हुआ ऐप नया फ़ोन लूँगा तो उसमें भी आ जाएगा? नहीं आ सकता। जाहिर सी बात, उसमें इंस्टॉल वापस से करना पड़ेगा, वापस कमाना पड़ेगा। लेकिन जो इनबिल्ट है वो इसमें भी रहेगा, नए फ़ोन में भी रहेगा, किस में भी रहेगा। समझ में आई बात? यानी कि जो इनबिल्ट कैरेक्टर्स थे हमारे बॉडी के वो तो आएंगे, इनहेरिट होंगे, लेकिन जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं वो नहीं आ सकते, वो रिजेक्ट हो गए। ठीक है, तो ये लिख लेना बोर्ड आंसर में। मॉडिफिकेशन in an organism is not passed to the next जनरेशन। लिख लोगे ये एग्जाम में? क्या लिखोगे? किसी ऑर्गेनिज्म में जो मॉडिफिकेशन हुआ वो पास नहीं होता नेक्स्ट जनरेशन में, लिख लोगे ना? वही समझाया मैंने। तो ये क्रिटिसिज्म था। और इसीलिए इसीलिए क्या हुआ, लेमार्किज्म का जो थ्योरी, लेमार्किज्म ये जो है ना, लेमार्किज्म को सीधा क्या कर दिया, लेमार्किज्म वाज डिसप्रूव्ड, इसको सीधा कैंसिल ही मार दिया। क्योंकि इसका देखो ना, इसका जो मेन कंसेप्ट क्या था वही तो था, मेन कंसेप्ट की पास हुआ है, और जबकि ऐसा साइंस के हिसाब से हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सीधा इसको कैंसिल ही मार दिया, ये थ्योरी बकवास, ऐसा रिजेक्ट कर दिया, इस थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन हाँ, एग्जाम में पूछेगा। समझ में आई बात? ये तो उसकी तरह हो गया, एटम के बारे में पढ़ा था ना 8th स्टैंडर्ड में, देखो एटम के बारे में था, वो कौन सा, डेल्टन्स मॉडल, थॉमसन मॉडल, नील बोर का मॉडल, सबके बारे में पढ़ना है। थॉमसन का पढ़ा तो डेल्टन के बारे में सबसे पहले पढ़ा, तो बाद में पता चलता है कि डेल्टन का जो थ्योरी था वो गलत हो गया। थॉमसन पढ़ो, थॉमसन का इतना अच्छा पढ़ा कि हाँ भाई, पाइन वो क्या बोलते हैं, कलिंगड़ की तरह लाल लाल वाले प्रोटॉन, काले काले वाले इलेक्ट्रॉन। बाद में पता चला वो भी कैंसिल हो गया, फिर उसके बाद आया अगला। तो ऐसे भले से कैंसिल हुआ हो, रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन हमें एग्जाम में आता है। तो ऐसे लेमार्किज्म के बारे में भी एग्जाम में आएगा, तो ये लिखना पड़ेगा। तो रीजन तो देना पड़ेगा, डिसअप्रूव क्यों हुआ, इसको लिख लो। ओके, सो स्पेसिएशन, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है स्पेसिएशन। ये बहुत ही छोटा सा और मामूली सा टॉपिक, इसका सिर्फ डेफिनेशन याद करना है, बाकी इसके बारे में कुछ आता नहीं है। मतलब समझा देता हूँ स्पेसिएशन क्या होता है। तो स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू इवोल्यूशन। हम लोग अभी इवोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो कोई मान लो हम लोग पहले बंदर थे, अब क्या है, इंसान है। तो बंदर से हम लोग जो इंसान बने, यही क्या है, स्पेसिएशन। जो नया जीव बना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिएशन। तो इसका डेफिनेशन पूछेगा तो लिखना पड़ेगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ड्यू टू इवोल्यूशन, ड्यू टू is called what? नहीं, is called speciation. स्पेसिएशन हुआ यानी स्पीसीज बदली,
बाकी कुछ हुआ नहीं, वही है, अंदर से डीएनए वैसा ही है, बस स्पीशीज बदल गई। क्या हो गई? हाँ, तो स्पेसिएशन, न्यू स्पीशीज बन गई ना, समझे क्या? नई स्पीशीज बन गई, तो नई स्पीशीज बन गई तो इसको बोलेंगे स्पेसिएशन हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो हमारा स्पेसिएशन हुआ है, ठीक है। हाँ, इतना सा। और कुछ है क्या उसमें? बड़ा नहीं, वो पूरा लिखा है उसके बारे में। नहीं, इतना लिखो बस। अब नया स्पीशीज बन रहा है, लेकिन स्पीशीज शब्द नहीं सुना था ना इस लेसन में। अभी अभी सुन रहे हो ना स्पीशीज। तो स्पीशीज मतलब क्या होता है? स्पीशीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। जाति बोलते हैं ना, प्रजाति, जाति भाई। इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मतलब कुछ जीव को एक ग्रुप में डाल दिया। जैसे इंसान, ये एक प्रजाति है। लॉयन एक प्रजाति है ना, ऐसे। तो हम इंसानों का एक प्रजाति है, तो जो कि क्या कर सकता है? डैट कैन, ये तुम्हारे बुक का ये नेचुरली रिप्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, ऐसा मतलब, कुछ ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सके। अभी देखो ना, जितने भी जीव जंतु हैं आज इस धरती पे, वो सब अपने आप को क्या कर सकते हैं? अपने अगली पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? स्पीशीज। ठीक है। क्या मैं इस डस्टर को स्पीशीज बोल सकता हूँ? क्यों? क्योंकि ये डस्टर एक नया डस्टर नहीं बना सकता। सही बात है ना, ये जीव ही नहीं है, सबसे पहली बात तो वही हो गया। तो फिर भी अगर हम अपनी बात करें तो हम अपनी नई पीढ़ी को ला सकते हैं, तो इसलिए हम एक स्पीशीज में आते हैं। और उस हमारी, जैसे इंसानी स्पीशीज को क्या बोलते हैं? क्या नाम है मालूम है? क्या? होमोसेपियंस। क्या नाम है? हमारे स्पीशीज का नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, आगे चल के काम आ सकता है। आईडी बताना अपना। ये किसकी वजह से ये नया स्पीशीज बना? किसकी वजह से? ड्यू टू न्यू स्पीशीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, मतलब हमारे जीन्स में कुछ तो बदलाव हो गया, हमारे जीन्स में कुछ तो वेरिएशन हुआ, इस कारण से नई प्रजाति बन गई। और यही नई प्रजाति जो बनी है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिएशन। ठीक है, बस यहाँ तक ये मेन है इतना, और बाकी तो कुछ है नहीं। बस समझ में? तो स्पेसिएशन एक बार वापस बता देता हूँ। स्पेसिएशन क्या होता है? स्पेसिएशन मतलब एक नई पीढ़ी का जन्म होना है, एक नई प्रजाति का निर्माण होना। इवोल्यूशन के प्रगति में एक नई प्रजाति का निर्माण होना ही, इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। और ये स्पीशीज मतलब प्रजाति मतलब क्या? एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप जो कि अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और फर्टाइल। फर्टाइल मतलब समझते हो? यानी उपजाऊ, क्या खेत है उपजाऊ। फर्टाइल मतलब मान लो मैं एक ऐसे नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकता हूँ जो अगले नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकते, और जो नहीं दे सकते वो इनफर्टाइल। जैसे अभी इसने खेती की बात करी, क्या क्या बोला? उपजाऊ। उपजाऊ खेत कौन होता है? जो खेती, नई खेती उगा सकता है। और बंजर जमीन कौन होती है? इनफर्टाइल लैंड कौन सा होता है? जिसके अंदर से खेती नहीं हो सकती। तो वैसे ही हमारा प्रजाति भी है। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब ऐसा ऑफस्प्रिंग जो अपने नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकता है, और वो जो नेक्स्ट वाला होगा वो भी अपने नेक्स्ट को दे सकता है। ऐसे ही करते करते तो हम आज यहाँ पहुंचे। सही बात है ना? तो ऐसे को हम बोलेंगे स्पीशीज। और ये जो नई स्पीशीज बनती है, इसका कारण सिर्फ एक है, क्या? जीन्स में बदलाव होना। ठीक है, तो जेनेटिक वेरिएशन होता है तो नए नए स्पीशीज बनते हैं, और नए स्पीशीज बनता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेसिएशन। तो इसको लिख लो पूरा।
ओके, सो फाइनली अब हम करने जा रहे हैं सबसे लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जिसका नाम क्या है? हमने अब तक हेरिडिटी, प्रोटीन सिंथेसिस, इवोल्यूशन, म्यूटेशन, इवोल्यूशन के प्रूफ, इवोल्यूशन के थियरी, डार्विन्स थ्योरी, लैमार्किज्म, सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब इतना सब पढ़ने के बाद फाइनली अब हम हमारा पर्सनल, जब बात पर्सनली हुआ है तो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके ऊपर अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी हम लोगों ने 5th स्टैंडर्ड के ईवीएस में किया हुआ ही है ना, पढ़ा है हम लोग, पहले क्या थे कहते फिर कैसे हुए, पढ़ा है ना, स्टोन एज मैन, मिडिवल मैन, फिर वो मॉडर्न मैन, वो फिर आग निकाला, चिंगारी हुआ, फिर वो पहिया, सबसे पहले पहिए का खोज हुआ, फिर उससे गाड़ी वगैरह बनी, वो मालूम है तुम लोग को, तो वो सब पता ही है, लेकिन कुछ कंसेप्ट, कुछ वर्ड है जिनको आपको ध्यान रखना है, तो वो मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ, ठीक है? बाकी आपको ये पूरा रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहला चीज है, जो हमारी ह्यूमन इवोल्यूशन है वो कब से शुरू हुआ, स्टार्ट कब से हुआ सर हमारा इवोल्यूशन? तो ह्यूमन इवोल्यूशन बिगन फ्रॉम द सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्या? सिंपल। अभी हम क्या है? अभी हम क्या है? अभी हम सिंपल है क्या? अभी हम पूरी मल्टी, ये देखा नहीं, अभी हम सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। सिंपल मतलब इजी, अभी हम इजी नहीं है समझने को, कॉम्प्लेक्स है। और अभी हम यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। हाँ, अभी ऑर्गेनिज्म ही है, नहीं तो यानी पहले हम क्या थे? सिंपल यूनिसेलुलर थे। अब हम क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। तो ये क्या, ऐसे ही एक रात सपनाया हो गया, ऐसा हुआ? बहुत ग्रेजुअल चेंज था। ये कैसे हुआ? ग्रेजुअल चेंज। और ये कितने साल में? 7 करोड़ साल लगे। कितने साल? समझ में आ गई? 7 करोड़ साल की पूरी जानकारी आपके डीएनए में आज भी है, इसको मत भूलना कभी। भूल ही गए, क्या ही पता है तुम्हें एक चीज मालूम है, हमारे डीएनए का 95% जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं मालूम है। हम लोग पूरा लाइफ मर गए, बुढ़ा होके मर गया, लेकिन डीएनए का सिर्फ 5% ही जानकारी यूज कर पाते हैं, क्योंकि डीएनए इतना वास्ट है, इतना जानकारी है उसके अंदर। वो सोचो ना, 7 करोड़ साल से हम इवोल्यूशन के फेज में हैं और अभी भी इवोल्यूशन ही कर रहे हैं। सोचो, क्या हमारे पास 7 करोड़ साल पहले का जानकारी अभी नहीं है? है, डीएनए के अंदर है, लेकिन उसको वो इस तरह से उसको छुपा दिया गया है कि वो उभरता ही नहीं है। बीच बीच में कभी जानवर जागृत हो जाता है, कभी कभी किसी में डीएनए 5% से 10% हो जाता है। हाँ, फिर वो मनुष्य नहीं, जो जानवरों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है? तो 7 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म हुए, ये पूरी इतिहास बता रहा हूँ तुम्हें। 7 करोड़ साल पहले क्या हुआ? डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए और मंकी जैसे दिखने वाले कुछ जानवर इवॉल्व होने लगे, आगे आने लगे। देख रहा, वो राजा महाराजा वाली कहानी लग रही ना। कौन है ये? कौन कौन था? तू था? वापिस कर देगा, माइक देता हूँ। तो 7 करोड़ साल पहले डायनासोर खत्म होने लगे और मंकी जैसे दिखने वाले कुछ एनिमल्स इवॉल्व होने लगे, और फ्रॉम ल्यूमर लाइक एंसिस्टर्स। और जो सबसे पहला एंसिस्टर था, वो मंकी जैसे भी नहीं था, मंकी भी एक अच्छा खासा लेवल है, हम लोग मंकी से भी नीचे के थे। मालूम है क्या? नहीं, लंगूर बोलते हो, लंगूर में ना, उससे भी नीचे, लेमुर नाम है उसका, लेमुर। ये थे हम लोग, उसमें टेक्स्ट बुक में दिया होगा, मिला? लेमुर हमारे पूर्वज थे, यानी हम थे। हाँ, सच में लेमुर हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज मतलब लेमुर, मतलब बहुत पहले की पूर्वज। हाँ, अभी का नहीं बोल रहा, 7 करोड़ साल पहले। हाँ, तब। नहीं तो ऐसा कुछ भी बोलोगे तो खा भी जाओगे। मेरा पूर्वज लेमुर, तेरा पूर्वज भी लेमुर। हर जगह वो मत घुसाते बैठो। ये कब हुआ? 7 करोड़ ईयर एगो। समझ में आया? ये उस इतने साल पहले की बात है। तब हम क्या थे? लेमुर। फिर आगे बढ़ते गए वहां पर देखो, डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में। लेमुर, लेमुर चारों पैरों का, यानी 2 हाथ और 2 पैर, दो चारों का यूज करके चलते थे, है ना? फिर धीरे धीरे उनका
ऐसा थोड़ा खड़े होने लगे, धीरे धीरे ऊपर आने लगे, और उनका नाम क्या पड़ा? क्या? एक मिनट, हाँ हाँ देखो, 7 टेक्स्ट बुक में ध्यान दो, मैं पढ़ा रहा हूँ। 7 करोड़ साल पहले वहां पर लेमुर थे, फिर उसके बाद 4 करोड़ साल पहले कौन आए? इजिप्ट, इजिप्टोपैथिकस, ठीक है। और ये नाम इजिप्टो आया है, मतलब इजिप्ट से थोड़े इवॉल्व हो रहे थे, इजिप्ट वाले एरिया से, ठीक है, इजिप्ट में ही रहते थे ऐसा। नहीं नहीं, वहां पर नाम में इजिप्ट है तो बात खत्म, ठीक है, वो पढ़ेंगे उसको जो भी। अच्छा, अगर ध्यान दो तो लेमुर में पूछ था, लेमुर के पास पूछ था, और इजिप्टो थेकस में पूछ ही गायब हो गया, दूसरे ही लेवल में पूछ गायब हो गया। ये कब की बात है? यानी 7 करोड़ से 4 करोड़ में आए तब जाके पूछ गायब हुआ, तुरंत नहीं गायब हुआ, 3 करोड़ साल लगे तब जाके पूछ गायब हुआ, और आज भी गायब ही हो रहा है। अब आता है 2.5, क्या है, 2 करोड़ 50 हजार, 2 करोड़ 50 लाख साल पहले क्या थे? ड्रायोपिथेकस, ठीक है, ये आए। अब ये थोड़े ऐसा हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे, थोड़ा ऐसा टेढ़ा दिखने वाले। फिर उसके बाद आए रामापिथेकस, जो कि कितने हैं, 1 करोड़ साल पहले। फिर उसके बाद 40 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस। फिर उसके बाद 20 लाख साल पहले कौन आए? स्किल्ड ह्यूमन। अब यहाँ से स्किल पर काम किया। अब ये स्किल वालों को देखो जरा, उनके बॉडी मसल्स को देखो, और उनके पीछे वालों को देखो, समझ में आ रही बात? उनकी बॉडी देखो कितनी एकदम ऐसा, देखो बाइसेप ट्राइसेप सब दिख रहा है उधर, लेकिन पीछे उनके देखो कितने लंगूर की तरह दिख रहे हैं ऐसा। हाँ, तो इवोल्यूशन ही है, हाँ, वो अलग चीज है। अब इसके बाद ये क्यों हुआ? क्योंकि स्किल होने लगे ना, तो हाथ पैर का इस्तेमाल करने लगे, और हाथ पैर का इस्तेमाल करने लगे तो ये बनने लगा, है ना, ऐसा। अब इसके बाद आने लगे मैन विथ इरेक्ट पोस्चर। अब इससे पहले जो स्किल्ड ह्यूमन तक थे वो थोड़े ऐसे झुक के ही चलते थे, थोड़ा झुका हुआ। अब जो मैन विथ इरेक्ट पोस्चर, जो कि करीब 15 लाख साल पहले थे, 15 लाख साल पहले के जो इंसान थे, वो इरेक्ट पोस्चर में आए, मतलब सीधे एकदम ऐसा इरेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1,50,000 साल पहले निएंडरथल आए। कौन आए? मतलब इनका इवोल्यूशन होकर निएंडरथल तक पहुंचे, जो कि हाथ में हथियार लेके देखो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आए हैं 50,000 साल पहले क्रो-मैग्नन मैन, ठीक है। तो ऐसे ही उनमें इवोल्यूशन वगैरह हुआ है, तो वही है। ऐसे करते करते हम आज आज यहाँ पर जो आए हैं हम लोग, इनको हम क्या बोलेंगे? आगे दिया है, पेज पलटो जरा। इसके बाद हमारा बॉडी नहीं डेवलप किया, दिमाग डेवलप किया, दिख रहा है आगे पीछे पेज में, देखो ऊपर दिमाग दिया है, फिर उसके बाद दिमाग डेवलप। पहले इतना सा मुंह था, फिर इतना मुंह हुआ, बड़ा मुंह हुआ, दिख रहा है। अब यहाँ पर हम लोग इस लेवल पर हैं, ये दिख रहा है, नेंदरथल मैन दिख रहा है, वही क्रो मैग्नन वाले। आगे बढ़ते गए, बाल कम होते गया और शरीर बढ़ते गया और दिमाग छोटा होते गया, बस। हाँ, वो दिमाग तभी बड़ा था, फिर वापिस छोटा होते गया, ठीक है। बीच तू भी रख, वैसा ही दिखेगा से। समझ में आई बात? ये मैंने क्या बताया पूरा ओवरव्यू था, इसको घर पे एक बार वापस पढ़ोगे ना तो तुम्हारा इतिहास समझेगा, सॉरी वो समझेगा क्या कंसेप्ट था। अब बुकले बुकले वापस ले। अब ये मैंने ओवरव्यू बताया, अब ये इसमें क्या लिखा है? 4 करोड़ साल पहले पूंछ गायब हो गई और ब्रेन डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, और एप जैसे दिखने वाले जानवर आए, ठीक है। वापिस से उस डायग्राम पर आ जाओ, पीछे वाले पेज पे। हाँ, फिर कुछ एप माइग्रेट हो गए साउथ और नॉर्थ ईस्ट एशिया, अपना एशिया। अभी हम, ये कौन सा पार्ट है हमारा? ये एशिया। इंडिया कौन से पार्ट में आता है? एशिया का कौन सा पार्ट? साउथ एशिया, मालूम है ना? हाँ, पता चला, गायब है। तो यही इसी जगह पर आए थे, साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया। एंड इवॉल्व इनटू द गिब्बन्स एंड ओरेंजुटान्स, ऐसा कुछ तो नाम है, वो नाम याद रखो बस, बाकी कुछ। ये लिखा हुआ अलग है, डायग्राम में कुछ अलग दिया है, तो लिखा हुआ पर ज्यादा कुछ, ठीक है। अब उसके बाद एप्स दैट रिमेन्ड इन द अफ्रीका इवॉल्व इनटू गोरिल्लास एंड चिंपांजीज। तब जाके अफ्रीका में जब ये लोग ट्रांसफर हुए, अपना लोकेशन बदले, तब जाके गोरिल्ला और चिंपांजी बने, है ना। तो गोरिल्ला और चिंपांजी हमारे मतलब प्रजाति से आए हैं, हम उनके ही प्रजाति से आए। और ये कब था? 2.5 करोड़ साल पहले।
हाँ, अब पता है वो लोग क्यों नहीं इवॉल्व कर पाए। आज भी चिंपांजी दिखता है, तो क्या वो चिंपांजी इंसान बनने के काबिल नहीं था? था, लेकिन वो किया नहीं, वो उसकी मर्जी। ठीक है, वो पेड़ पौधे में खुश हो गया तो बोला क्या जरूरत है मुझे काम करने का। हाँ, बाद में उसको राज करने का मौका नहीं मिला। अब इसके बाद क्लाइमेट सूखते गया, फॉरेस्ट कम होते गए, तो इस बदलते माहौल में जो अपने आप को बदला वही आगे बढ़ते गया। और फिर वो चार पैरों से चलने वाले अब दो पैरों में धीरे इरेक्ट होते गए, इरेक्ट पोस्चर होते गया उनका, एंड उनके हैंड फ्री होते गए। अब जब हैंड फ्री हो गया तो काम करना शुरू कर दिए, नहीं तो क्या होता था, चारों पैर बस इधर उधर चलता था। अभी ये फ्री है तो हाँ चलो कुछ काम है तो कुछ ये अपना कर सकता है। अब अर्ली ह्यूमन लाइक, अब ये ह्यूमन का ही सबसे अर्ली स्टेज था, सबसे इनिशियल स्टेज था। कब? जब ये सीधे खड़े होने लग गए। ठीक है, जब इनके हाथ फ्री हो गए। अब रेमाफिथेकस मतलब कभी 1 करोड़ साल पहले ये कहाँ पाए गए? नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका। नॉर्थ इंडिया मतलब ऊपरी ऊपरी हिस्सा, अपने इंडिया का ऊपरी हिस्सा, नॉर्थ इंडियन एंड ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका मतलब उधर, अफ्रीका अफ्रीका किधर उधर मालूम नहीं, उधर के जितने भी लोग हैं ये तब जाके क्या कहलाने लगे? फर्स्ट नोन ह्यूमन लाइक एंसिस्टर, इंसान जैसे दिखने वाले पहले पूर्वज, इनको नाम मिला हमारे यूपी साइड के पहले पूर्वज। ठीक है, और ये कब की बात है? 2 करोड़ साल पहले की बात है। अब आते आगे आगे, अब आगे आगे बढ़ते 40 लाख साल पहले इंटेलिजेंट टेप्स बनने लगे, बुद्धिजीव बनने लगे, बुद्धि बढ़ने लगा। और ये कहाँ पाने लगे? चाइना और इंडोनेशिया। चाइना और इंडोनेशिया। चाइना के लोग बॉडी में कम और दिमाग में ज्यादा है। ठीक है, तुझे नहीं कुछ बोल रहा हूँ प्रशांत, तो इंडिया है तो इंडियन है मतलब। अब 20 लाख साल पहले क्या हुआ? वो जीनस होमो कहलाने लगे। होमो, होमो नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? अब होमो नाम पता है क्या है? होमो का अर्थ होता है स्किल्ड ह्यूमन, ये लिख के रखो, बुक में दिया रहेगा, वह है ना। होमो मतलब क्या होता है? स्किल्ड ह्यूमन, यानी ऐसे इंसान जो स्किल हो, उनके अंदर कुछ तो गुण हो, ऐसा। ठीक है, तो स्किल्ड ह्यूमन थे। अब उसके बाद फिर कौन बने? फिर 15 लाख साल पहले क्या हुआ? अपराइट ह्यूमन, यानी एकदम सीधे खड़े वाले ह्यूमन, और ब्रेन उनका डेवलप और अच्छा हुआ। और 1 लाख साल पहले क्या हुआ मालूम है? 1 लाख साल पहले ब्रेन डेवलप हुआ, एडवांस, और एडवांस ब्रेन में और डेवलपमेंट हुआ और तरक्की हुआ। और यही वो समय था जब आग का खोज हुआ, चिंगारी आग का। तुमने पढ़ा है ना हिस्ट्री ईवीएस में, तो ये कब आग का खोज कब हुआ था? 1 लाख साल पहले। किसने किया था? स्टोनेज मैन। जब स्टोन से स्टोन टकराता था तो चिंगारी निकलती थी, जिससे आग लग गया तो पता चला अरे क्यों नहीं लग सकता, पहले क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, सब सूख जाता है, चिंगारी से ही आग लगता है। जंगल में कौन मैं जाके पूरे जंगल को आग लगाने, तो क्या जंगल में मैं जाके आग लगाता हूँ या कोई इंसान लगाता है? नहीं, अपने आप लगती है। और यहाँ तक कि ये मानना है कि जंगल में पत्थर से पत्थर टकराने से आग नहीं लगती, पत्ते से पत्ते घिसते तब आग लग जाती है। सोचो, हाँ ये भी है। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताता हूँ। देखो, पेड़ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ऑक्सीजन बहुत, अबे ज्यादा। पेड़ से क्या निकलता है? ऑक्सीजन। हाँ सर, हाँ हाँ चलेगा। पेड़ से क्या निकलता है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन। अब मुझे बताओ, आग को फैलने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है? ऑक्सीजन है तो आग फैलेगा, वरना नहीं फैलेगा। मान लो दीपक जल रहा है, इस दीपक के ऊपर मैं ग्लास, कांच वाला ग्लास लेके ऐसा उल्टा रख दूं, तो 2 सेकंड बाद दीपक बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ग्लास में जितना ऑक्सीजन रहेगा उतना जलेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। यानी आग को जलते रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जब तक ऑक्सीजन रहेगा तब तक आग जलेगा। अब दूसरी चीज, पेड़ बहुत ज्यादा संख्या में है तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा संख्या में, यानी जरा सा भी चिंगारी लगेगा तो आग बहुत जल्दी फैलेगा क्योंकि ऑक्सीजन है। अब क्या होता है जब पत्ते से पत्ते, क्योंकि पत्ते बहुत सूखे रहते हैं जंगल में, धूप के कारण, गर्मी में ही लगता है ना, क्या बारिश में लगता है? गर्मी में जब पत्ते सूख जाते हैं तो एकदम इतना कड़क हो जाते हैं कि जब एक दूसरे से टकराते हैं ना, तो उनके वजह से चिंगारी निकल जाती है। और चिंगारी है, पत्ता सूखा है और आजू बाजू ऑक्सीजन है, ले पत्ता जल गया, और जला तो नीचे गिरा, और नीचे पता है ना पत्ते सूख के नीचे गिरते हैं, पूरा आग लग गया और पेड़ वेड़ सब जल गए। ऐसे ही आग लगता है।
तो एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी है पूरे जंगल में आग लगाने के। तो ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, इसके पीछे भी। तो ये सब आग का डिस्कवरी हुआ था 1 लाख साल पहले, और 50,000 साल पहले हमको नाम मिला होमो सेपियंस। क्या नाम मिला? ये जो दिख रहा है ना क्रो मैग्नन मैन, लास्ट का क्रो मैग्नन मैन, इसी को हम बोलते हैं होमो सेपियंस। क्या बोलते हैं? हाँ, तो हम क्या है? ठीक है, हमारी प्रजाति का नाम है होमो सेपियंस। हम लोग उसको शॉर्टकट में आज ह्यूमंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराउंड 10,000 साल पहले ह्यूमन बिगेन। हाँ, तो आज जो खेती वगैरह हो रही है, पता है कितने साल हो रहे खेती किए? 10,000 साल हो रहे हैं सिर्फ। यानी आज से 10,000 साल पहले खेती करना शुरू हुआ था। समझे बात? गाय गाय भैंस या जो भी जानवर है उनको पालना स्टार्ट हुआ था पालतू जानवर के तौर पे। पहले के लोग ना कुत्ते वगैरह यूज करते थे। अच्छा, हाँ, तो वो सब यूज किया था 10,000 साल पहले। और फिर वो विलेज बनने गया। विलेज मालूम है ना? गांव, एक अपना एरिया, एक कम्युनिटी बोलते हैं ना, कबीला या फिर गांव जैसा बनने लग गया। सब एक साथ आने लगे, और सब एक साथ कहाँ आते थे? कहाँ आते थे एक साथ? नदी के किनारे। क्यों? क्योंकि फार्मिंग कर रहे हैं, पानी लगेगा तो नदी के किनारे ही रहते थे। तो आजकल भी देखो यूपी साइड भी गंगा जमुना जहाँ भी नदियाँ ज्यादा है वहां पर विलेज बहुत ज्यादा है। आज भी वैसे ही चलते आ गया है ना। तो जहाँ जल का सुविधा ज्यादा रहता है, स्रोत ज्यादा रहता है, वहां पर उनकी संख्या ज्यादा रहती है। जाहिर सी बात है ना, 5 किलोमीटर दूर क्यों जाऊंगा भाई? अब जब जगह ही जगह है तो जहाँ नदी उसी के पास बैठो ना, क्या जरूरत है? अब इसके बाद क्या हुआ फिर? तो राइटिंग डेवलप्ड 5,000 साल पहले। तो आज हम लोग जो लिखने का जो कला है कब आया? 5,000 साल पहले। यानी 10,000 साल पहले लोग फिर जो ज्ञान था वो कैसे पास ऑन करते थे? बोल के। और पता है यही कारण है कि जो आजकल हम लोग जो पढ़ते हैं ना, जैसे जो संस्कृत में जो मंत्र श्लोक होते हैं, उनको अगर तुम लोग बनारस जाओगे, बनारस या वाराणसी जाओगे, अपना यूपी साइड, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, तो मंत्र को उच्चारण करने का भी एक तरीका होता है। वो लोग मंत्र उच्चारण करते टाइम ऐसा 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 सिंबल कुछ बोलते हैं। वो पंडितों को मालूम, मुझे नहीं मालूम, उनको मालूम होगा। रोशन, तुझे मालूम होगा? मंत्र बोलते टाइम एक ऐसा हरि ही ओम ऐसा खींचते, या थोड़ा बहुत बोलने में अलग होता है। एक मंत्र को बोलने का तरीका अलग होता है। अगर वैसे ना बोला जाए तो उसका उसका असर भी नहीं दिखता। सर वो ज्यादा देर तक मतलब उसको खींचते ही रहते हैं। हाँ, वो नहीं खींचेंगे ना तो उस मंत्र का बेनिफिट ही नहीं मिलता है। ऐसा वो साइंटिफिक है। और ये क्यों है मालूम है? क्योंकि आप उस तरीके से बोलो, क्योंकि लिख के तो बताया नहीं जा सकता। अब आप मंत्र लिख सकते हो लेकिन उसको बोलना कैसे, वो कैसे कर सकते हो? तो इसलिए क्या होता था, ये वॉइस से पास किया जाता था जनरेशन से जनरेशन। वो जो स्वाहा जैसे बोला जाता है, वो चाहे साउथ में चले जाओ। अच्छा मुझे बताओ, हम मराठी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। मराठी बोलने का एक अलग डायलेक्ट है, अलग एक्सेंट है। हिंदी बोलने का एक अलग एक्सेंट है। तमिल बोलने का एक अलग एक्सेंट है ना? लेकिन एकमात्र संस्कृत ऐसी भाषा है जो साउथ वालों से बुलवा लो वैसे ही बोलेंगे, कश्मीर वालों से बुलवा लो वैसे ही बोलेंगे, यूपी वालों से बुलवा लो वैसे ही बोलेंगे। यानी कि क्या कहने का मतलब है, संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए उसे देव भाषा बोला गया ना। क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि उससे आप मान लो कोई संस्कृत बोल रहा है ना, जैसे मराठी में भी अगर कोई मान लो मराठी बोल रहा है, उसकी मराठी सुन के मैं बता सकता हूँ, मतलब जो जानकार लोग हैं वो बता सकते हैं कि हाँ ये नासिक वाला बंदा है ना? सही बात है ना? ऐसा होता है, एक्सेंट सुन के पता चल जाता है। हिंदी में भी भोजपुरी में सुन के पता चलता है अवधी है कि अपना कानपुर का है या मिर्जापुर का है या आजमगढ़ का है, सब पता चल जाता है। हाँ, कि बॉर्डर का है, सब पता चलता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसको सुनकर आप नहीं बता सकते कि साउथ वाला बोल रहा है कि नॉर्थ वाला बोल रहा है कि ईस्ट वाला बोल रहा है कि वेस्ट वाला। संस्कृत कैसे? तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ ना, जो 5,000 साल पहले लिखने की कला आई, उससे पहले क्या होता था? बोलने की कला थी। बोल कर एक दूसरे को सिखाते थे। और गुरुकुल में यही तो होता था, लिखने की विद्या नहीं थी, बोलने की विद्या थी। तो यही कारण होता था। अब 5,000 साल पहले जब लिखने का स्टाइल आया, तब जाके ये जो आजकल ग्रंथ वगैरह तुम लोग देख रहे हो, किसी भी धर्म का किसी का भी ग्रंथ की बात करें, वो सब जो लिखने का स्टाइल आया वो सब कब आया? 5,000 साल पहले। तो रामायण क्या 5,000 साल पहले हुआ है? नहीं, उससे भी पहले हुआ है। तो हाँ, वो बातों के द्वारा। मैं जैसे देखो ना, हम लोग मराठी में भी पोवाड़ा गीत होता है, और क्या बोलते हैं उसको, नहीं वो
भरूड कुछ तो बोलते हैं ना, हिस्ट्री में पढ़ा है ना तुम लोग ने, भारूड ना, हाँ वो। तो ये जो हमारे यूपी में भी जो बहुत सारे, जैसे क्या बोलते हैं उसको, अरे बहुत सारी गीतें, मतलब जिनको लिख कर नहीं, वो बस पास ऑन हुआ जनरेशन टू जनरेशन। जैसे शादी होता है तो देखो बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर गाना, विदाई गीत होता है, या कुछ रस्म, कोई बच्चा जन्म लेता है तो, कोई बच्चा जब पैदा होता है तो सोहर गाते, याद है? वो अभी पंचायत वेब सीरीज में वायरल भी हुआ था ना, सीएम नहीं डीएम, डीएम नहीं पीएम, ऐसा वो गाना है ना। तो वो क्या है, सोहर है वो। कई साल से हमारे पब्लिक यूपी की सब गाते आ रहे। मराठी में भी मुझे लगता है होगा कुछ, जब शादी होता है या बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें गाया जाता है। तो वो सब एक स्टाइल है, वो स्टाइल लिख कर नहीं हुआ है। अब उनसे पूछोगे ना कि आपके पास लिखा हुआ है क्या कहीं, नहीं बोलेंगे नहीं भैया, ये तो हमने, हम जब छोटे थे तो हम सुनते थे, आज हम बड़े हो गए तो हम वही सुना रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये लिख कर कभी पास नहीं हुआ, ये सिर्फ जनरेशन टू जनरेशन वॉइस से पास हुआ। तो ये बोलने की कला जो है वो सबसे पहले आई, उसके बाद लिखने की कला आई, और आज तो लिखने का भी सिस्टम चला गया, डिजिटल आ गया ना आजकल। आजकल तो टाइपिंग आ गया है, वॉइस मैसेज आ गया है, ठीक है। तो ये सब आया है, और इसके वजह से साइंस में भी बदलाव हुआ। साइंस समझते हो ना, जब लिखने की कला आई तो साइंस आया। और 400 साल पहले क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एरिया आई। जाहिर सी बात है, आज से 400 साल पहले क्या हुआ था, ब्रिटिश वगैरह लोग आए, कॉलोनियल आए, तो उन्होंने क्या ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट की थी, मालूम है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री कब आई, 400 साल पहले, ठीक है। उससे पहले क्या होता था, राजा महाराजा वाला सिस्टम है ना, वो सब होता था। और ये 200 साल पहले, अभी ये डिजिटल, अभी अभी कुछ 2000 जब से आया है, अभी 25 साल हो गए हैं ना, 2025 है। तो अब से हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं। एआई, अब तो एआई एक नया रिवॉल्यूशन करेगा। हो सकता है अब ह्यूमन ही खत्म होके एआई आ जाए, ये बहुत कम चांस है, लेकिन हाँ हो सकता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब होमवर्क में सुनो क्या करना है, ये पूरे चैप्टर के नोट्स जो मैंने सिखाए हैं वो पूरे तैयार होने चाहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए ना, तो ये इसका वीडियो में दिखा देता हूँ, इसको स्टॉप करके लिख लेना। हाँ, इसको स्टॉप कर लो। चलो, अब अगर, हाँ अगर तुम्हें डार्विन का चाहिए तो डार्विन का नोट्स ये रहा, ठीक है। और अगर तुम्हें लेमार्किज्म और स्पेसिएशन चाहिए तो उसका नोट्स ये रहा, ठीक है। तो इसको स्टॉप करके लिख लेना अपने हिसाब से। तो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। अब चलो, ओके बाय।